तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने सेकंड और इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स हैं हमने समझ लिया कि केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन को इक्वेशंस बना के लिखा जाता है, उन इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उनका स्टेट और कंडीशन ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है। आप समझते हैं आगे कि ये जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, इसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ बेसिक्स टाइप्स जो हमको यहाँ पे पढ़ना है एक एक करके। लेकिन पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं इन चारों टाइप का, ताकि आगे जब पढ़ेंगे तो एक छोटा सा आपके माइंड में कुछ तो बैक एंड पे रहेगा, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो चार टाइप के हमको केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या दिख रहा है? ए प्लस बी प्लस डैश डैश डैश, मतलब और हो सकते हैं एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। ए और बी तो रिएक्टेंट है ही, उससे और भी ज्यादा हो सकते हैं, मतलब मिनिमम तो दो रहेंगे। तो वन और मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन आपके पास अगर रिएक्टेंट है तो यहाँ पे रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि ए प्लस बी प्लस डैश 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 गिव्स पी, तो ये रिएक्शन बता रही है कि ए और बी आपका रिएक्टेंट है, पी आपका प्रोडक्ट है, और पी ए और बी से ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाहता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में मिल जाते हैं और आपका प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट वहां पे बन रहा होता है, तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, कंबाइन, मिल जाना आपस में, सारे ये मिलके एक आपका प्रोडक्ट बना रहे। एग्जांपल मैंने यहाँ पे छोटा सा दिया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन आपका ए है, ऑक्सीजन आपका बी है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका पी है। और जैसे मैंने बोला पी ए और बी से ही बना है, तो यहाँ पे पी ए और बी से ही बना है, बराबर है। यह है कॉम्बिनेशन। डीकॉम्पोजिशन जस्ट इसका उल्टा, कि आपके पास एक सिंगल वहां पे रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और दो या दो से ज्यादा वहां पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे पी को ब्रेक डाउन किया, ए और बी बना, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हीट किया हमने, हीट करने से वो टूटा, ब्रेक हुआ, सिंपल प्रोडक्ट्स बने, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हमें देखना है कि आपका ए बी एक कंपाउंड है, वो सी से रिएक्ट कर रहा है, ए सी और बी बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेसिकली ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पे वो टूट रहा है और ए सी के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, कॉपर सल्फेट है आपके पास, वो आयरन से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद कॉपर और सल्फेट का बॉन्ड टूट गया वहां पे, टूटने के बाद वहां पे फेरस सल्फेट बना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड आपका टूटेगा और फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर वहां पे अलग हो जाएगा। तो डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे सी जो है वो यहाँ पे बी को डिस्प्लेस कर रहा है, बी यहाँ पे अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे आप देख रहे हो ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पे देखोगे कि दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा और यहाँ पे नया बॉन्ड बना। तो दो एलिमेंट्स एक साथ वहां पे डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो चीजें एक दूसरे को जगह से डिस्प्लेस कर रही हैं, इसीलिए कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, लीड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड, ये लीड आयोडाइड बना रहा है, और पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ आ जा रहा है और जो लीड है वो आयोडाइड के साथ आके लीड आयोडाइड वहां पे बना रहा है। तो इस तरीके से चार टाइप की रिएक्शंस हमको पढ़नी है। कॉम्बिनेशन जो कि ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन का, मतलब ये दो ऑपोजिट है एक दूसरे के। फिर दो रिएक्शन हमें पढ़नी है, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक एक करके मैं इन्हें डिटेल में जाता हूं और समझाता हूं कि किस तरीके से ये हुआ है और क्या क्या एक्टिविटीज हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में दी हुई है। तो पहली टाइप की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन, मिला दो, सब कुछ मिला दो, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दो। So a reaction in which two or more than two reactant or any substance combine together to form a single product, they can be called as combination reaction. इसके लिए
तो हम देख रहे हैं एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में क्या कहा है कि हमें वाटर लेना और वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड हमें ऐड करना। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये चूना है सूखा वाला जो हम मार्केट से लेके आते हैं, पानी में ऐड करते हैं और वाइट वॉशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वाइट कलर का सोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो हमने इसको ऐड किया। ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि हमने ऐड किया, पहले तो बबल फॉर्मेशन हुए। ये बबल फॉर्मेशन कोई चेंज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, जस्ट ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जो एयर कैविटीज में एयर फंसी होगी वही वहां पे बाहर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, उसने रिएक्शन किया होगा कुछ। कैसे समझ में आया? क्योंकि जब मैंने इस कंटेनर को हाथ लगाया तो मुझे वो गर्म लगा। मैंने एक्सटर्नली कोई सप्लाई नहीं दिया है यहाँ पे हीट के लिए, लेकिन वो मुझे गर्म लग रहा है। दैट मीन्स देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्जर्वेशन था राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। चाहे तो मैं थर्मोमीटर से भी चेक कर सकता हूँ। और ये चेंज इन टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है तो क्या हुआ है, लेट्स सी। मैंने रिएक्टेंट लिया है कैल्शियम ऑक्साइड इन द सॉलिड स्टेट, वाटर इन द लिक्विड स्टेट, इनके बीच में रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस स्टेट में है क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व एक सोल्यूशन तैयार हुआ है। तो ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। और सिंस कि यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब बात हुई है कि वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे भी एक चेंज है जो हमको ध्यान में देना है। आपने वॉल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई किया ब्रश से, कुछ देर के बाद वो सूख गया और सॉलिड पपड़ी जैसी वहाँ पे बन जाती है। अगर नहीं भी बनी, आप हाथ लगाओ वॉल को तो एक पाउडरी सब्सटेंस हाथ में आपके लगता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपने लिया था जो कि आपका था एक्वस कंडीशन में। जैसे ही हमने दीवारों पे लगाया, एटमॉस्फेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि सॉलिड स्टेट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में है और वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है वहां से, और कैल्शियम कार्बोनेट का वो सूखा पाउडर या पापड़ी आपको दीवारों पे नजर आती है। तो ये एक एड ऑन रिएक्शन है जो हमें ध्यान में रखना है, ये हिंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। और ये दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जा सकता है, जहाँ पे किसी भी एक केमिकल को एक्स या वाई कंसिडर करेगा और हिंट देगा वाइट वॉशिंग का। आपको समझना है वहाँ पे कि वो कौन कौन से केमिकल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हमें इस एक्टिविटी में ध्यान में रखना। ये रिएक्शन इस एक्टिविटी का, ये थोड़ा एड ऑन है जो कि हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है, तो बस एक चीज यहाँ पे रह गई कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है इसे कहते हैं स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं क्वेंचिंग द थर्स्ट। तो यहाँ पे वाटर ऐड हुआ है इसमें, इसलिए क्वेंच हमने कहा है कि वहाँ पे स्लेग्ड लाइम उसे हम कहेंगे, क्योंकि वाटर उसने एब्जॉर्ब एक तरीके से कर लिया, उसकी जो थर्स्ट थी उसने उसे क्वेंच कर लिया, तो हम इसे कहते हैं स्लेग्ड लाइम। कुछ एक दो रिएक्शन और, जो एक तो मैंने पहले ही दिया था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। प्योर कार्बन कोयले को कंसिडर करा जा सकता है कि कोयला हो या कोक हो, कोल और कोक, उसे बर्न कर रहे हो, जो भी कंबशन किसी चीज का होता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 or more than 2 reactants combine to form single product can be called as a combination reaction। दूसरा, हाइड्रोजन गैस आपकी ऑक्सीजन गैस से कंबाइन होके फॉर्म कर रही है H2O, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन है क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे एक एडिशनल सब टर्म हम लोग याद रखेंगे, या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही अगर हम कहें, कि हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी में रिएक्शन किया था एक्टिविटी 1.4, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को हमने H2O में मिलाया, हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। तो ये हीट हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट में है। कहाँ पे है? प्रोडक्ट में है। तो ये हीट हमने नहीं प्रोवाइड किया, ये हीट अपने आप रिएक्शन से
बाहर की तरफ निकल रही है, एग्जिट कर रही है, बराबर। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट रिएक्शन के बाद इन द प्रोडक्ट बाहर निकल रही है, हम उस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो रिलेट्स टू द एग्जिट, थर्म मीन्स हीट, तो एग्जिटिंग ऑफ द हीट इन द रिएक्शन इज नथिंग बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो पहले एक्टिविटी 1.4 की रिएक्शन है, ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मीथेन गैस CH4 को आप बर्न कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको CO2 और H2O मिलेगा, लेकिन साथ में हीट मिलेगी और लाइट भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट में बाहर निकल रही है, तो ये भी है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो ऐसे कई सारी रिएक्शंस होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती है। अब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे हमने बोला कि वहाँ पे हीट एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, हम उसी में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन है क्या। हमें सभी को पता है कि हमारे बॉडी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेजॉरिटी केसेस में रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन क्या है? दिस इज नथिंग बट द जनरेशन ऑफ एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया। 9th क्लास। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो एनर्जी जनरेट करेगा। तो वो एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या कर रहा है? कुछ रिएक्शन कर रहा है। हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, वहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने कि वहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 इस ग्लूकोज को इनटेक करता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जाता है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपको प्रोडक्ट देते हैं। क्या प्रोडक्ट देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और इसी एनर्जी को वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल ATP, और ये एनर्जी इस रिएक्शन में बाहर की तरफ एग्जिट कर रही है। तो ये जो एनर्जी बन रही है, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या लगता है आपको, क्या हम रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक में रख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिससे ATP बनाया जा रहा है। तो एनर्जी का बाहर निकलना, एनर्जी का हीट का एग्जिट होना इज नथिंग बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So respiration reaction can be called as a exothermic reaction. Lastly, आपने देखा होगा decomposition। क्या होता है? Decomposition of organic matter। ऑर्गेनिक मैटर जो कुछ भी है उनका डिकम्पोजिशन। तो घरों में सब्जी भाजी रखी है, सड़ रही है, या फिर नेचुरली आपने ही खुद एक डिकम्पोज़र तैयार किया है जहाँ पे आपका खेत का वेस्ट या घर का वेस्ट आप उसे डिकम्पोज करते हो। डिकम्पोज करने से क्या होता है? सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सिंपलर फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन में भी हीट जनरेट होती है और ये बाहर की तरफ रिलीज होती है, एग्जिट होती है। आप देखोगे तो जनरली होता ये है कि कोई भी चीज़, खास करके अगर हम वहाँ पे मैन्योर क्रिएट कर रहे हैं घर पे, तो हम जो चीज़ सड़ा रहे हैं, वी कैन जस्ट टच द कंटेनर। अगर वो गर्म है तो हमें पता है कि वो रिएक्शन अभी चालू है। कुछ महीनों में या 15-20 दिनों में या फिर 45 दिनों के बाद अगर वो ठंडा हो गया है, मतलब हीट नहीं बन रही, मतलब रिएक्शन पूरा हो चुका है, ऐसा माना जाता है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर जो भी आप वहाँ पे कर रहे हो, दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ भी हीट बाहर की तरफ निकल रही है, एग्जिट हो रही है। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगले टाइप ऑफ रिएक्शन पे आ रहे हैं जो कि है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्पोज मतलब कुछ तो बनाना है आपको, डीकॉम्पोज मतलब आपको तोड़ना है। सो रिएक्शन में कुछ तो टूट रहा है। क्या टूट रहा होगा? लिया क्या? रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट वहां पे टूट रहा है, इट इज गेटिंग ब्रेक डाउन। ठीक है, जब कोई चीज टूटती है तो छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, और वही चीज यहाँ पे हमें देखना है। एक्टिविटी 1.5 में क्या हो रहा है? आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल आपके ग्रीनिश कलर के होंगे।
क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है FeSO4.7H2O हम लिखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वैसे इसी नेक्स्ट चैप्टर के लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल ऐसा बस समझना है आपको कि क्रिस्टल में कुछ तो वाटर कंटेंट है, उसने अब्जॉर्ब करके रखा है अपने अंदर। एक फेरस सल्फेट 7H2O को होल्ड कर रहा है, बस फिलहाल इतना काफी है। आपने जब इसे टेस्ट ट्यूब में हीट किया होगा तो क्या हुआ होगा? पहली चीज, फेरस सल्फेट वॉज ग्रीनिश इन कलर, ग्रीन कलर का ये क्रिस्टल था मेरे पास। हीट करने से सबसे पहली चीज ये हुई कि इसका जो वाटर कंटेंट था ये वेपराइज होने लगा, बाहर को निकला। तो यहाँ पे आपका बाहर निकलेगा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और धीरे धीरे सरफेस पे ऊपर की तरफ कंडेंस होगा, जहाँ पे सरफेस वो टच करेगा। आप वाटर कंडेंसेशन देख रहे हो, समझ में आएगा कि फेरस सल्फेट वहां हीट हो रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन। और ये जब वाटर पूरा वहां पे रिलीज हो जाएगा तो ये बनेगा FeSO4, जो कि व्हाइट कलर का आपका होगा यहाँ पे। तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल हमारा ग्रीन था वो व्हाइट हो गया। आप जैसे ही वापस से पानी ऐड करोगे ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल फिर से ग्रीन हो सकता है वहां पे। तो ऑन नॉर्मल हीटिंग, हम जनरल एसन हीटिंग कर रहे हैं तो ये कलर चेंज देखने को मिला। अब अगर हम फर्दर हम कह रहे हैं कि हम एक्सेसिवली हीट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेसिवली वी आर हीटिंग, मतलब और हीट सप्लाई हम अभी भी कर रहे हैं। मतलब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था वाइट कलर का, और इसे अब हम अभी भी हीट कर रहे हैं, वाटर वहां पे चला गया, वी आर स्टिल हीटिंग इट कंटिन्यूसली। तो क्या होगा? अब ये ब्रेक होगा। ये क्या होगा? ब्रेक होगा। कंपाउंड फॉर्म होंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, जो कि यहाँ पे फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, ये फेरस ऑक्साइड है। हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कलर है इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। अब फेरस ऑक्साइड है जो कि बेसिकली रस्ट है, जंग है, हमें पता है उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन, ये कलर चेंज आपको देखने को मिला यहाँ पे। हम बोल रहे हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है वहाँ पे, साथ में ये दो गैसेस यहाँ पे फॉर्म होंगी आपकी। अब गैस फॉर्म हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो भी वहाँ पे केमिकल चेंज है। और सिंस की SO2 SO3 है, हम कहते हैं दिस इज अ गैस ऑफ स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर, ऑब्वियसली सल्फर जलेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 SO3 बनाएगा। तो ये जो गैसेस बन रही है उसकी स्मेल बर्निंग सल्फर जैसी पंजेंट स्मेल होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना। एक तो कलर चेंज हमें ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है, दैट देयर इज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट एंड देन स्टिल इफ वी आर हीटिंग इट टू रेडिश ब्राउन, एंड देयर इज आल्सो इवोल्यूशन ऑफ गैस बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर, जिसकी पंजेंट सी स्मेल होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? द ऑब्जर्वेशन इज द कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन and also there is evolution of gas which smells like burning sulfur or have a pungent smell। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा। अब यहाँ मैं इसे डिकम्पोजिशन बोल क्यों रहा हूँ? आप देखोगे तो मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है, और सॉरी वन मिस्टेक है, यहाँ पे हमें क्या H2O को अलग करना है, ठीक है, H2O यहाँ पे आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट है और ये यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। वन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस is getting broken down into 3 simpler products. So decomposition is reaction is nothing, a reaction in which chemical substance break down into 2 or more than 2 simpler substances is called as decomposition reaction. Okay? और since कि ये रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हुई है, हमने हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन किया है, हम इसे कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। सिंस द ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट, हम इस डिकम्पोजिशन को स्पेसिफिकली कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होप सो सभी को समझ में आया होगा। एक्टिविटी 1.5। अब अगला हम देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन जो कि डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, दैट इज नथिंग बट
CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने देखा था कि बना कैसे था, आपने क्विक लाइम में पानी ऐड किया था, वो आपका स्लेक लाइम बना था, ठीक है। और स्लेक लाइम को जब आप वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में बना रहा था। अब यही कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड था, आपने जब इसे हीट किया, आपने हीट सप्लाई किया, तो यहाँ पे इसका भी ब्रेकडाउन हुआ और ये फॉर्म हुआ आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट बना रहा है, एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ हीट। मतलब ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अगर ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे इसका इस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ, जहाँ पे आपका सॉलिड फॉर्म में क्रिएट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस स्टेट में वहाँ पे इवॉल्व होके बाहर चला जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान ये देना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ हमको मिल रहा है या हमारे पास जो नेचुरली होता है, इसका इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। कहाँ पे? सीमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे बनाया जा रहा है सीमेंट। सीमेंट को बनाने के लिए जो हमें प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लगता है वो है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। और पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि दीवारें या जो ईंटें चिपकाई जाती थी, उसमें चूने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। वो एक बाइंडिंग एजेंट है, उसी को हमने प्रोसेस करके अब सीमेंट बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री और कई सारी इंडस्ट्रीज में इस कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.6, जहाँ पे हमें लीड नाइट्रेट का पाउडर लेना है और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल के हमें उसे बंसन बर्नर के ऊपर हीट करना है। आप ऑब्जर्व ये करोगे कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स वहां से निकलना शुरू कर रही है, एक गैस कुछ तो रिलीज हो रही है वहां पे। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट था व्हाइट कलर का, वो येलोइश कलर में टर्न हो गया, बदल गया। कभी कभी वो रेडिश या फिर ब्लैकिश में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट वी आर कंसिडरिंग फॉर आवर रिएक्शन कि येलो कलर का चेंज हुआ। तो हमारा ऑब्जर्वेशन था कलर का चेंज और ब्राउन कलर का गैस का इवोल्यूशन, जो रिप्रेजेंट करता है केमिकल चेंज। और अगर केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन। बट हुआ क्या? लेट अस अंडरस्टैंड। आपने लिया PbNO3 टू लीड नाइट्रेट, आपने इसे हीट किया और हीट करने से ये ब्रेक हुआ, ये कॉम्प्लेक्स से कुछ सिंपलर प्रोडक्ट्स बना के दिया आपको, दैट इज PbO लीड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी ब्राउन फ्यूम्स वहां पे हमको मिली, और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो ये 3 प्रोडक्ट बने। वापस से, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, सिंपल प्रोडक्ट्स, हम उसे डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और हीट के जरिए हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब एग्जाम में जब भी पूछा थर्मल डिकम्पोजिशन की कोई रिएक्शन बताओ, तो हमें ये रिएक्शन को वहां पे बताना है। ओके, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे वो हम थोड़ा समझते हैं। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है। लीड बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, बट ऑक्सीजन का थोड़ा सा इश्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही रिएक्टेंट में है और यहाँ ऑक्सीजन तीनों प्रोडक्ट में बटा हुआ है, यहाँ इश्यू क्रिएट होगा आपके लिए। तो हम पहले ऑक्सीजन को पहले कोशिश करेंगे बैलेंस करने की। इस केस में यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन। ओवरऑल यहाँ पे है 5 ऑक्सीजन। टू बैलेंस इट मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया बराबर आपका, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई कि चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब वापस से हमारे रेगुलर प्रोसेस में आते हैं कि जो हमारा लीड मेटल है वो अनबैलेंस हो गया है। यहाँ पे लीड 1 है, यहाँ पे लीड 2 है, 2 लीड के एटम्स है और यहाँ पे 1 है। मुझे इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, मतलब इसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने। अब लीड बैलेंस हो गया। अब वापस से देखते हैं नॉन मेटल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 × 2 = 4 और ये 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गए 4, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 एटम्स हो गए, यहाँ नाइट्रोजन के 1 एटम है, मुझे उसे 4 करना है तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 4। अब मैं फिर ऑक्सीजन की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ ऑक्सीजन देखोगे तो 3 × 2 = 6 एंड 6 × 2 = 12।
यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अब वो 12 हो चुके हैं, 12। अब 12 हो गए, मैं प्रोडक्ट में चेक करता हूँ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। आप देखोगे कि प्रोडक्ट में भी 12 हो गए हैं और ये इक्वेशन हमारा हो गया है बैलेंस। तो जहाँ कहीं भी ऐसा आप देखो कि आपका कोई एक पर्टिकुलर आइटम, बेसिकली ऑक्सीजन ही आपको देखने को मिलेगा कि वो बट गया है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बीच में, तो वहाँ पे हम करेंगे कि जो भी ऑड नंबर का है उसे इवन बनाएंगे और फिर अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, तो वो इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा वहाँ पे। होप सो क्लियर होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लीड ऑक्साइड आपका येलो कलर का बन रहा है, ये आपकी ब्राउन कलर का गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और ये वाइट कलर का था। तो कलर का चेंज होना, गैस का इवोल्यूशन, ये हमारा केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है केमिकल रिएक्शन, और ये वो रिएक्शन है, वन ऑफ द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है इसके पहले भी, और आगे भी मे बी डिफरेंट तरीके से पूछी जा सकती है। तो आगे बढ़ते हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। हम देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्टिविटी 1.7। क्या करना है हमें एक कंटेनर चाहिए और कंटेनर में हम 2 ग्राफाइट के रॉड्स वहां लगाएंगे। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रोड्स, और इन इलेक्ट्रोड्स को हम नीचे रबर कॉक से फिक्स करके उनके आउटलेट को बैटरी के सप्लाई से जोड़ देंगे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड हो जाएगा हमारा एनोड, और वही नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो जाएगा कैथोड। इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो, एंड वाटर इज एसिडुलेटेड। एसिडुलेटेड मतलब उसमें हम लोगों ने कुछ ड्रॉप्स एसिड के में भी H2SO4 ऐड किया है, ताकि सर्किट शुरू में कंडक्टिंग हो जाए वहां पे, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे क्या हुआ। तो कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों ही इलेक्ट्रोड पे बबल फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे बबल फॉर्मेशन हो रहा है और गैसेस बन रही हैं दोनों पे, और ये गैस ऊपर यहाँ पे जमा हो रही है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये कि दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस का फॉर्मेशन हुआ, और ये गैस उल्टे जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब से उसमें ऊपर कलेक्ट हो रही है, धीरे धीरे कलेक्ट हो रही है। पूरी रिएक्शन होने के बाद हमें समझ में आएगा, या कुछ देर के बाद, कि एक टेस्ट ट्यूब में कम गैस है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस वहाँ पे फॉर्म हुई है। आप ऑब्जर्व करोगे एनोड में गैस का फॉर्मेशन थोड़ा सा कम है, जबकि कैथोड में गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा है। अब ये हो क्या रहा है, ये जो एक्टिविटी है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे इलेक्ट्रो, ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से को रिप्रेजेंट करना चाहता है। लिसिस का मतलब होता है आपका ब्रेकडाउन, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन मतलब भी ब्रेकडाउन ही हो रहा है कोई ना कोई चीज़, और किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वाटर का। तो रिएक्शन है आपका H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है, उसे आप ब्रेक करके क्या बना रहे हो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इसे बैलेंस करना है, सॉरी बैलेंस अब हम करेंगे उसे। यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लिखा जाएगा, और इस तरीके से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस बनी। मैं एक चीज आपको कहता हूँ, CH ध्यान में रखो हमेशा, इजी करने के लिए। हमारे सिलेबस तक के जितने भी क्वेश्चंस या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए कैथोड में हाइड्रोजन गैस, कैथोड में हाइड्रोजन गैस, कैथोड में हाइड्रोजन मतलब रिमेनिंग जो है वो आपका एनोड में होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैथोड में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, एनोड में आपका ऑक्सीजन जो दूसरा बचा गैस था वो एनोड में रिलीज हो रहा है। और किसका अमाउंट ज़्यादा या कम है, आप बोलोगे कि ऑक्सीजन गैस का अमाउंट थोड़ा कम है हाइड्रोजन से। अब ऐसा हुआ क्यों, अगर आप देखोगे बाय प्रपोर्शन H2O में एटम्स, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 बाय एटम्स वहाँ पे इस तरीके से मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोर्शन हाइड्रोजन का ज़्यादा है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हाइड्रोजन का गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे अमाउंट ऑफ गैस
ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड एट कैथोड वो थोड़ा सा ज़्यादा है, या बेसिकली हम कहेंगे डबल है, वहाँ पे डबल गैस फॉर्म होगी हाइड्रोजन की कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। दूसरा सवाल आता है एग्जाम में इनका मास रेशियो, कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो बताओ। तो हाइड्रोजन का रेशियो, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2u, एक हाइड्रोजन का 1u, दो हाइड्रोजन का 2u, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16u, ऑक्सीजन का क्या है 16u। तो यहाँ पे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का हमको रेशियो चाहिए, तो क्या होगा 2u टू 16u, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8 आपका आंसर आएगा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। और अगर उल्टा कर दिया ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन तो 8:1 हो जाएगा रेशियो। तो ये रेशियो है बाय मास रेशियो है, ठीक है। बाय एटम्स अगर देखोगे तो यहाँ पे 2:1 बाय प्रोपोर्शन, बाय मास बोलोगे तो 1:8 हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, उल्टा बोलोगे ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन तो 8:1। तो एग्जाम में ये रेशियो पहले भी आ चुका है, इसके पहले बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी सवाल आ सकता है एसिड का काम क्या, आपने लिखा एसिडुलेटेड वाटर, तो यहाँ पे एसिड ऐड किया है ताकि हमारा रिएक्शन इनिशिएट हो सके, हमारा सर्किट जो है वो कंडक्टिंग हो सके, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो सर्किट को इनिशिएट करना है, चालू करना है, कंडक्टिंग बनाना है, तो एसिड ऐड करना पड़ेगा। लाइक वी हैव एडेड हियर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने कुछ ड्रॉप्स उसके मे बी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स ऐड किए, हमारा एसिडुलेटेड वाटर बना और हमने ये सारी प्रोसेस को कंडक्ट किया। अगली एक्टिविटी है 1.8। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें लेना है सिल्वर क्लोराइड। एक डिश लेनी है, उस डिश में हमें लेना है सिल्वर क्लोराइड, मतलब कंटेनर में हमारे AgCl। अब ये AgCl जो हमने लिया है इसे हमें सनलाइट में रखना है, मतलब इस पर लाइट पड़नी चाहिए। आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे कि ये जो वाइट कलर का AgCl है इसमें कलर चेंज देखने को मिल रहा है, ये सिल्वर होता जा रहा है। कलर चेंज है मतलब केमिकल चेंज, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ होगा, आपने AgCl लिया सिल्वर क्लोराइड, इसे आपने सनलाइट में रखा, यहाँ पे Ag और Cl2 टूट गए, आपका जो कंपाउंड था रिएक्टेंट उसमें से Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, डीकम्पोजिशन, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन्स इनटू टू प्रोडक्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सनलाइट की मदद से हुआ है, ठीक है। तो क्लोरीन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 2 फॉर सिल्वर, और इस तरीके से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सॉलिड स्टेट में है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है, और ये आपका गैसियस स्टेट में यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन टू सिल्वर एंड फ्लोरीन गैस, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ पे। ऐसी एक और रिएक्शन है जहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सॉलिड कंडीशन, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में Ag सेपरेट और Br2 गैस स्टेट में सेपरेट हो जाता है। तो ये भी है डिकम्पोजिशन, यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन हो गया। इसकी खास बात ये है कि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। यहाँ पे AgBr जब लाइट पड़ती थी उस पर तो ब्रेक डाउन होता था, जिसके कारण वो ब्लैक एंड वाइट नेचर वहाँ पे हमारे फिल्म में या फोटो में दिखाई देता। तो ये एज एन हिंट एग्जाम में इस्तेमाल हो सकता है, रिएक्शन दैट टेक प्लेस और दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आपको ध्यान में रखना है कि AgBr की वो रिएक्शन है, ठीक है। तो ये है हमारे डिकम्पोजिशन। क्लियर है सभी को? तो अब तक हम लोगों ने कई सारे एक्टिविटीज़ देखी, जिसमें हमने पहली 3 में देखा FeSO4, CaSO4, PbNO32, इनको डिकम्पोज किया यूजिंग हीट, H2O को डिकम्पोज किया यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, AgCl AgBr को डिकम्पोज किया यूजिंग सनलाइट। तो तीनों में अलग अलग फॉर्म की एनर्जी इस्तेमाल हुई। हीट इस्तेमाल हुआ, हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन,
इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुआ, हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सनलाइट इस्तेमाल हुआ, हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इन सभी चीज़ों में देखोगे एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। तो ये सारी की सारी रिएक्शन किस तरीके की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब इनसाइड, तो ये सारी हीट को या एनर्जी को वो अपने अंदर ले रहा है, तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। Any chemical reaction in which energy is being utilized or being absorbed during the reaction, such reactions can be called as endothermic reaction. नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.9 देखते हैं उसमें हुआ क्या। खैर डिस्प्लेसमेंट जो ये वर्ड है ये हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा था, जहाँ पे हमने बोला कि इनिशियल पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट की तरफ चला गया, मोशन हुआ, तो इनिशियल टू फाइनल के बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे। यहाँ भी लगभग वैसे ही कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है। पहले एक्टिविटी देख लेते हैं उसमें हो क्या रहा है। आपने दो टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। अब कॉपर सल्फेट है तो उसका कलर तो ब्लू ही रहने वाला है सोल्यूशन का। अब हमें करना यह है कि टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें 2 आयरन के नेल खीले हमें क्या करना है, एक थ्रेड से टाई करके हमें उसमें हैंग कर देना है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। अब यहाँ पे एक खीला या एक नेल हम अलग से रखेंगे ताकि हम कंपेयर कर सके कि कोई चीज में चेंज आया है कि नहीं। आफ्टर 20 मिनट्स क्या देखने को मिलेगा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था जो कि ब्लू कलर का था, आफ्टर 20 मिनट्स उसका जो कलर है वो फेड हो गया, हल्का होने लगा। ब्लू है लेकिन पहले के मुकाबले उसकी इंटेंसिटी कम है। और दूसरा कि जो आयरन की नेल जो एकदम साफ सुथरी चमक रही थी, वो हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर ब्राउन कलर का कुछ तो डिपॉजिट है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा, अ डिपोजिशन ऑन द आयरन नेल विच वाज लुकिंग लाइक अ ब्राउन, रेडिश ब्राउन, एंड द कॉपर सल्फेट ब्लू कलर फेड आफ्टर सम टाइम। तो कलर का चेंज हुआ, कुछ डिपॉजिट हुआ, मतलब वहां पे केमिकल चेंज हुआ, और केमिकल चेंज हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ होगा देखते हैं। आपने लिया था सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का जो कि एक्वस कंडीशन में होगा, उसमें हम लोगों ने आयरन नेल डिप किए, डिपॉजिट किए। क्या रिएक्शन हुआ होगा? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, एक्चुअली यहाँ पे फॉर्म किया है FeSO4 दैट वाज एक्वस, और कॉपर यहाँ पे सेपरेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हो क्या रहा था रिएक्शन में कि इस सोल्यूशन का कॉपर सल्फेट टूट रहा था, ब्रेक हो रहा था, और ये आयरन यहाँ से निकल के सल्फेट में जुड़ रहा था, फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बना रहा था। ये जो कॉपर यहाँ से अलग हुआ, ये जाके इस आयरन नेल में डिपॉजिट होने लगा। आप खुद कंपेयर करो, चेंज हमको दिखेगा वहाँ पे वो जमा होने लगा, डिपॉजिट होने लगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? यहाँ पे टर्म आता है रिएक्टिविटी। क्या आता है? रिएक्टिविटी। हम कहते हैं कि इन दिस अबाउ रिएक्शन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिसके कारण उसमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो यहाँ पे कॉपर को हटा दे उसकी पोजीशन से और खुद सल्फेट के साथ अटैच होके यहाँ पे फेरस सल्फेट बना ले और खुद स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, और यही रिएक्टिविटी आप पढ़ोगे चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि हर एक मेटल की अपनी अपनी रिएक्टिविटी होती है, कंपेरेटिवली कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। तो यहाँ पे सिंस आयरन की ज्यादा थी, कॉपर को उसने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्टिविटी 1.9, जहाँ पे हमें ऑब्जर्व हुआ कि कलर ब्लू कलर का फेड होने लगा और आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट वहां पे आने लगा। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? हम लोग ने जिंक का रिएक्शन करवाया कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ पे भी रिएक्शन में मिलेगा कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा
ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे भी जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया क्योंकि जिंक जो है वो स्टिल मोर रिएक्टिव है कॉपर से। दूसरा देख सकते हैं कि Pb और कॉपर क्लोराइड का, ये सारी रिएक्शंस बुक में दी है, ये फॉर्म करेंगे PbCl2 एंड कॉपर सेपरेट। अब यहाँ पे इसने इसको डिस्प्लेस किया क्योंकि यहाँ पे Pb जो है वो स्टिल मोर रिएक्टिव है कॉपर के। तो इन एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound, it can be called as a displacement reaction or a single displacement reaction। जहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा ले और खुद वहाँ पे अपना कंपाउंड क्रिएट कर ले, हम ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट और फाइनल टाइप का रिएक्शन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.10 क्या कह रहा है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें अलग अलग सोल्यूशन लेना है 3-3 ml का। एक सोल्यूशन है हमारा सोडियम सल्फेट का Na2SO4 और दूसरा सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का BaCl2। इन्हें मिक्स करना है। ऑब्जर्व क्या होगा कि मिक्स करने के बाद आपको सोल्यूशन में कुछ वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस नजर आएगा जो कि हम कहते हैं उसे प्रेसिपिटेट। और हमने देखा है प्रेसिपिटेट का बनना मतलब केमिकल चेंज और केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन। तो क्या हुआ, बायन रिएक्शन हम समझते हैं। हमने लिया यहाँ पे Na2SO4 और इसे मिलाया हम लोगों ने BaCl2 से। अब ये भी हमारा एक्वस है और दूसरा भी सोल्यूशन एक्वस है। जब मिलाया तो क्या रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा हमारा BaSO4 प्लस NaCl। अब हमें पता है NaCl सॉल्ट है, सोल्यूबल है, तो ये एक्वस ही बना रहा होगा। और जो व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस दिखा प्रेसिपिटेट मतलब वो BaSO4 है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो ये वो रिएक्शन है। अब इसमें हुआ क्या, हमने इसे डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, अब यहाँ पे समझो क्या हो रहा है। Na प्लस अलग हो गया, SO4 2 माइनस, यहाँ से Ba2 प्लस और Cl माइनस। रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Na Ba की पोजीशन लेके NaCl के साथ अटैच हो जा रहा है, जबकि BaSO4 के साथ अटैच हो रहा है। तो ये हो रहा है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या बनेगा, ये बनाएगा आपका NaCl जबकि ये बनाएगा आपका BaSO4। तो ये दो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं आफ्टर एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट देन सच रिएक्शंस कैन बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है आयंस, दो आयंस वहाँ पे एक दूसरे की जगह में डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली चीज़ कि यहाँ पे जो सब्सटेंस बना ये इनसोल्यूबल है, ये क्या है, इनसोल्यूबल मतलब पानी में नहीं घुल रहा है। तो ये जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा, हम उस रिएक्शन को कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। A reaction in which precipitate or the insoluble substance are formed, such reactions can be called as precipitation reaction। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। हर एक टाइप के रिएक्शन को हमने अच्छे से देखा, सारी एक्टिविटीज़ को देखे, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, कंक्लूजन क्या था, हमने सारी बात समझी, सारी रिएक्शंस को भी समझा वहाँ कैसे होता है। अब इस चैप्टर का 3rd पार्ट में हम समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।